नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के साथ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है, तो विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष की एक रटी रटाई आउटलाइन होती है, वो आखिरी दिन तक यही कहेंगे कि बजट अच्छा नहीं है। हालांकि मैं सदन का नेता होने के नाते 7 मार्च को सभी बातों का उत्तर दूंगा। बेसहारा और लावारिस पशुओं के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि ये समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन हमने इस दिशा में काम करने की बहुत कोशिश की है। हम इस बात पर ध्यान रखे हुए हैं कि गौशालाओं को कैसे उपयोगी बनाया जाए, खाद, गोमूत्र और अन्य दवाइयाँ कैसे बनाई जाएं। वहीं कांग्रेस विधायकों द्वारा एक डीसी पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाने और डीसी का नाम नहीं बताने के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि पिछली बार भी जब भूपेंद्र हुड्डा ने एक चैट पढ़कर रख ली थी, उसकी जानकारी नहीं दी थी। बजट सत्र का आज ये दूसरा दिन है। पहले दिन तो हमको मालूम है कि राज्यपाल जी का अभिभाषण ही होता है, बाकी फॉर्मल कार्यक्रम के बाद चर्चा तो आज से ही शुरू हुई है। और जहां तक विपक्ष की बात है, एक रटा रटाया उनका एक फॉर्मल सब कुछ पहले से आउटलाइन बनी होती है, उसी में जो उन्होंने नाम भरना होता भर के और आगे बोल देते हैं। और मुझे पता है कि आखिरी दिन तक वो यही कहेंगे कि इस बजट में कुछ नहीं है, इस भाषण में कुछ नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई यही होती है। और अगर विपक्ष भी यही कहने लग जाए कि बहुत अच्छा है, तो उसकी विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाती है। इसलिए उनको जो बोलना है वो बोलेंगे ही। बजट सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई सवालों भरी रही। सत्र की कार्रवाई के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया। शमशेर गोगी ने आरोप लगाया कि आवारा पशुओं के मुद्दे पर ईमानदारी से काम नहीं हुआ और जिस तरह से काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। वहीं सरकार की तरफ से गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि गाय हमारी आस्था का केंद्र है, गाय की स्थिति पर विचार करेंगे। जिस तरह से विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और जिस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हुआ है, और ये देखने वाली बात होगी कि आज किस तरह से जब प्रश्नकाल होगा और तमाम सवाल किए जाएंगे, उस समय से किस तरह से जो सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिए जाते हैं और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। सीएम सुबह 11 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। जयराम कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों समेत समाज की सभी श्रेणियों पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। वार्षिक बजट टैक्स फ्री हो सकता है। सीएम वित्त वर्ष 2022-23 के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान पेश करेंगे। समाज के हर वर्ग को आज पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट सत्र का 7वां दिन भी हंगामेदार रहा। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बड़ी तादाद में कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों पर हल्का लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल भी किया गया। कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते शिमला में कई घंटों तक चक्का जाम रहा। वहीं ओपीएस मामले पर विपक्ष ने एक बार फिर सदन से वॉकआउट किया। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, जब इस ओपीएस के कॉन्सेप्ट को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात आई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में थी, हमारी सरकार नहीं थी। केंद्र से हमारी सरकार ने इस ऑप्शन को भेजा, लेकिन स्वीकार उन्होंने किया और संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश था शायद जिसने ओपीएस की ऑप्शन को एक्सेप्ट किया। 4 वर्षों में कोई भी कर्मचारियों का कोई आंदोलन, कोई भी इस प्रकार का नाराजगी का माहौल जो प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके ड्यूज समय पर जो देने चाहिए थे हमने समय पर दिए हैं। प्रदेश के कर्मचारियों पे जो बाहर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको पहले शिमला पहुंचने नहीं दिया जाता है। सारे हिमाचल प्रदेश की फोर्स जो है कर्मचारियों को रोकने में लगा दी है। वहां तो आपने यूक्रेन में तो चलो सेना कर रही है,
यहाँ पे तो आपने अपनी पुलिस जो है कर्मचारियों पे ऊपर खड़ी कर दिया और तैनात कर दी है और उनको हुक्म दिया कि किसी भी ढंग से उनको विधानसभा नहीं पहुंचने देना है। आप जो है कभी एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि ये लोग जो है इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, इनको सेवा से हटाया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, इनको जो है छुट्टी नहीं दी जाएगी। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ऊपर से जो है आप छाती दिखा रहे हैं। फतेहाबाद के टोहाना के जवान मनदीप सिंह उधमपुर में शहीद हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्यूटी के दौरान हरियाणा के गांव बोस्ती टोहाना निवासी जवान मनदीप सिंह जी के वीर गति को प्राप्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। इस मुश्किल की घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ खड़ा है। ईश्वर पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर में सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिनमें कालाबाद शाहबाद लिंक रोड, मंगलोर, पृथ्वीपुर से काडवाली और राजमार्ग 01 से लिंक रोड रायवाला शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ भी बैठक की, उनकी समस्याओं को जाना। व्यापारियों ने उन्हें मांग पत्र भी सौंपा, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने नियम के अनुसार समाधान का भरोसा दिया। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, हमने पूरे प्रदेश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो इंडस्ट्री को लेकर आता है। आज 4 सड़कों का शिलान्यास किया हुआ, उसके साथ साथ रिव्यू के अंदर भी लगभग 38 सड़कों को बाय सितंबर 2022 इस साल के सितंबर तक कंप्लीट कराने के आदेश दिए गए हैं कि मानसून से पहले उनको टेकअप कर लिया जाए कि मानसून में उनको और दुरुस्त हालत में ना देखें। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस की कवायद शुरू हो चुकी है। 6 मार्च को दिल्ली स्थित कांग्रेस वॉर रूम में हरियाणा कांग्रेस की बैठक होगी। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में जारी बजरी के अवैध खनन पर माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध माइनिंग करने वालों पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने 13 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। खनन विभाग के अधिकारी ने कहा कि अवैध माइनिंग के मामले में नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि जिले में अवैध खनन को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। काफ़ी दिनों से जो महरमपुर पापड़ोली इधर का जो रिवर बेड एरिया है, इसमें अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिला प्रशासन को। तो आज एक सीक्रेट रेड कंडक्ट की गई, जिसमें जो है 11 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 खाली ट्रॉली जो है ये अपने फायरिंग रेंज में जब्त की गई हैं और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वहाँ महेंद्रगढ़ में जब्त की गई हैं। कुल तो 13 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। यूक्रेन से हरियाणा के फतेहाबाद लौटे गांव बैजलपुर के अमित कुमार की माने तो वहां फंसे स्टूडेंट्स की देश लौटने की राह कांटों भरी है। अमित घर लौटा तो परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहन ने तिलक लगाकर स्वागत किया, लेकिन जब बात वहां से निकलने की चली तो बीती तकलीफों को याद कर वह शिहर उठा। उसे रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 30 घंटे तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। साथियों के साथ यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल पड़ा। शहर से बॉर्डर तक जाने के लिए उन्होंने बस ली, लेकिन बस चालक ने बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले ही उन्हें उतार दिया। सफ़र बॉर्डर तक गंदा था, उसके बाद सफ़र अच्छा था। रोमानिया बॉर्डर तक बहुत बॉर्डर पे दिक्कत हुई। पहले हमने खुद से बसेज अरेंज की और बस से ड्राइवर ने हमें 10 किलोमीटर पहले उतार दिया था बॉर्डर से। फिर हमने पैदल वो रास्ता तय किया और बॉर्डर पे लगातार 30 घंटे खड़े रहने के बाद हमने बॉर्डर क्रॉस किया। और उसके उन 30 घंटों दौरान ना कुछ खाया ना पिया, बस खड़े थे। जैसे पास जा रहे थे फिर आर्मी वाले लाठीचार्ज कर दे रहे थे, फिर हम वापस आते, फिर दोबारा हम आते और इस तरह 30 घंटे बाद फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। हिसार के नज़दीक काम रायपुर की रहने वाली ईशा यूक्रेन से वापस अपने घर लौट आई है। ईशा जब घर पहुंची तो उसे पड़ोसी भी उससे मिलने पहुंचे।
ईशा की मां जहां भावुक हो गई, वहीं परिजनों ने सरकार में फंसे अन्य बच्चों के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। बच्चों ने इतना खौफ देखा वहां पर, मिसाइल के अटैक इनके पास आकर के पड़े हैं। बच्चे बड़े रोए हैं, बड़े त्रासदी के अंदर फंसे हुए थे। त्रासदी के अंदर निकलने के लिए उन्होंने कई बच्चों ने तो 10-10 किलोमीटर पैदल भी चले हैं। और जिस प्रकार से एक बरवाड़ा के बच्चा बता रहा था कि हमने सूखे चावल खा करके समय व्यतीत किया है, इस प्रकार से बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। सरकार यदि पहले चेत जाती। अभी तो थैंक्स ही है कि ले आए वापस, और ये है कि थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। अभी जो इतने बच्चे फंसे हुए हैं उनको और प्लीज़ जल्दी ले आओ बस। वहाँ बच्चे 24-25 घंटे से लाइन में हैं, कोई 2 दिन से लाइन में है और बिल्कुल भी वो नहीं हो रही है। एम्बेसी केयर नहीं कर रही है वहाँ पे, जब ले जाने की बात आ रही है यूक्रेनियन एम्बेसी, बस वो हेल्प आउट करो। यूक्रेन में फंसे लोगों की भारत वापसी के लिए सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 1000 से ज़्यादा छात्र घर लौट चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सभी जिला उपायुक्तों को छात्रों के परिवारों से संपर्क साधने के निर्देश दिए हैं। अंबाला के डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि अभी तक केंद्र और हरियाणा सरकार से जानकारी के अनुसार अंबाला के 71 छात्र यूक्रेन में पढ़ने गए हुए हैं, जिनमें से 35 के परिवारों से हमारा संपर्क हो चुका है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि अंबाला के 18 बच्चे अभी तक अपने घर वापसी कर चुके हैं। सिरसा में किसान संगठन और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग लघु सचिवालय पहुंचे और तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से मांग की गई कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए, अन्यथा किसान संगठन मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यूक्रेन की फ्रैंकविस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई सुरभि सुरक्षित करनाल अपने घर लौट गई है। सुरभि ने बताया वहां काफी समस्याएं बढ़ चुकी हैं, तो खुद बॉर्डर पर 5 घंटे वो खुद भी खड़ी रही। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हिल भी नहीं सकते थे। रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ राहत मिली, वहां पर लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक सिरसा शहर के कई छात्रों के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार अभी छात्रों को भारत वापस ला रही है। कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के बाद टीम उन छात्रों के घर में जाकर जानकारी जुटा रही है। नारनौल की एक और छात्रा यूक्रेन से अपने घर वापस लौट आई है। बेटी की सकुशल वापसी पर परिवार ने सरकार और प्रशासन का आभार जताया है। बात करने पर उन्होंने बताया कि बॉर्डर क्रॉस करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेना यूक्रेन के नागरिकों को बॉर्डर क्रॉस के लिए प्राथमिकता दे रही है, जबकि भारतीय छात्रों को होल्ड पर रखा जा रहा है। ऊना का परमिंदर सिंह यूक्रेन से सुरक्षित घर लौट आया है। परिवार ने प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार जताया है। परमिंदर के घर पहुंचने पर परिजनों ने केक काटकर खुशी मनाई।